नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके, आपको गाइडेंस सही मिल सके आपकी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। अगर आपने कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है या क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस चाहते हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं योर मनी में। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000। साथ ही अपने क्वेश्चंस आप फेसबुक ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। ये शो लाइव भी जा रहा है तो आप वॉच भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहित गैंग, जो कि को फाउंडर और CEO हैं मनी फ्रंट के। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले आज हम बात करेंगे लोन के बारे में और चर्चा करेंगे गुड लोन वर्सेस बैड लोन के बारे में। तो बताइए प्लीज हमारे व्यूअर्स को कि गुड लोन बैड लोन होता क्या है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए काम कंज्यूमर को लोन लेने से पहले, और साथ ही समझना चाहेंगे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बेसिकली कि कौन सा लोन, किस कैटेगरी का लोन गुड और बैड में आता है। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी। तो देखिए, अक्सर बहुत पुराने समय से हर कोई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी ना किसी तरह का लोन लेता आया है, राइट। अभी आप उस लोन को चाहे नया घर बनाने के लिए लें, चाहे आप उसे अपने बिजनेस के लिए लें, या फिर किसी और ज़रूरत के लिए, एक जो लोन होता है उसे अगर हम समझना चाहें तो ये एक रिवर्स कंपाउंडिंग मैकेनिज्म होता है। जैसा हम बोलते आए हैं अक्सर कि निवेश में SIP जो है वो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है, वैसे ही जो लोन होता है या कोई भी ऋण होता है आपके ऊपर में, वो आपके पैसे को रिवर्स कंपाउंडिंग देता है, यानी वो उसे उल्टी डायरेक्शन में ले जाकर उसे कम करता है। और ये हमें अक्सर पता नहीं लग पाता कि लोन हमें कहाँ किस तरह से हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि होता क्या है, बहुत छोटी छोटी EMI में, बहुत छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में लोन का पेमेंट होता है। बट अगर आप लोन की पूरी समय अवधि में देखेंगे कभी भी और उसके ब्याज को जोड़ेंगे, तो अक्सर ये देखने में आया है कि लोन का जो ब्याज होता है वो लोन की मूल रकम से भी ज्यादा हो जाता है, यानी आपका डेट जो है वो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इसमें कुछ ऋण ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है, यानी उसे हमें जरूरत पड़ने पर लेना ही पड़ता है। अच्छा ऋण वो हो गया जिसे आप अपनी संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप कोई अचल संपत्ति यानी कोई फिक्स्ड एसेट लेना चाहते हैं जिसकी आपको जरूरत है और जिसके लिए बहुत बड़े रकम की आवश्यकता है, और उतनी बड़ी रकम आप एक साथ में नहीं जमा कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो आपको अमूमन उसके लिए लोन लेना पड़ता है। आपको काफी बार अपनी पढ़ाई के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए हमने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं या उनके माता पिता जो होते हैं वो लोन लेते हैं। कभी विदेश अगर भेजना है आपको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो वहां पर भी आपको लोन की आवश्यकता लगती है। और काफी बार आपके बिजनेस में कुछ ऐसी जरूरतें आ जाती हैं कि एक शॉर्ट टर्म पेमेंट क्राइसिस हो जाता है या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाता है, तो आपको उसके लिए भी बिजनेस लोन लेना पड़ता है। तो ये सारे जो लोन है दीपाली जी, ये ऐसे लोन है जिनकी जरूरत हर किसी को अपने जीवन काल में जरूर आती है। और यहाँ पर अगर आप किसी संपत्ति को अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हैं, मैं निवेश की बात नहीं कर रहा, अपने ओन रेसिडेंस के हिसाब से अगर आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, खुद के लिए घर लेना चाहते हैं, तो वहां पर बिल्कुल लोन लीजिए। वो एक अच्छा लोन है। आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं या पढ़ाई के लिए लेते हैं, वो निसंदेह बहुत ही अच्छा लोन है, आप जरूर लीजिए। बिकॉज इसमें आप अपने आप को या तो फ्यूचर के लिए डेवलप कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को, या फिर आप अपने रहने के लिए एक छत का समाधान ढूंढ रहे हैं, राइट। लोन कब बुरा हो जाता है? लोन तब बुरा हो जाता है जब आप उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए लेने लग जाए। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड पर बहुत अधिक लोन ले लिया, ओवरड्रॉ कर लिया, क्योंकि आपको कोई पार्टी देनी थी, या आपको कहीं घूमने जाना था, या आपको कुछ नए गैजेट्स खरीदने हैं। तो ये जो छोटी चीजें होती है जिन्हें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो लोन अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये लोन आपकी ज़रूरतों के लिए है, आपके सुख सुविधाओं के लिए है। तो आप थोड़ा कम सुख सुविधाओं में रहिए, थोड़ी और दिक्कत में रहिए, पर जितनी रकम आप इकट्ठी कर कर अगर आप उसे एकमुश्त राशि के जरिए ले पाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अक्सर देखने में आया है कि ये वाले जो लोन होते हैं, जो छोटे टिकट के, छोटी अवधि के पर्सनल लोन्स जो होते हैं, वो बहुत ही हाई कॉस्ट लोन होते हैं।
तो अगर आपको कभी 2 लोन को या डेट को जज करना है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो अक्सर ये देखने में आया है कि जो भी लोन आपके फिक्स डिपॉजिट रेट से 1 या 2% तक ऊपर रेट पर आपको मिल रहा है, मान लीजिए अगर आपका फिक्स डिपॉजिट का रेट अभी 8% चल रहा है, तो अगर आपको कोई लोन 9 या 10% तक मिल रहा है और उससे अगर आपकी कुछ बहुत ही मूलभूत ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो लोन अच्छा है। पर अगर यही लोन आपको 12, 13, 15% के लोन मिल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये लोन अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊँची इंटरेस्ट रेट है। इतनी ज़्यादा दर पर अगर आप लोन लेंगे, तो ये आपको आगे चलकर नुकसान ही पहुंचाने वाला है। लोन से तब भी बचना चाहिए जब रीपेमेंट साइकिल बहुत बड़ा हो। लोन के लिए आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप उसे पे कर सकें। जितना जल्दी आप प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर देंगे, उतना ही कम आपका ब्याज होएगा और उतना ही जल्दी आपका लोन रीपेमेंट भी होगा। तो ये कुछ छोटी-मोटी बातें हैं जो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा सबने कहा भी है, जहाँ पर ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही आप लोन लीजिए, उसके बियॉन्ड कभी मत जाइए और जल्दी से जल्दी उसको रीपे भी करिए। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लोन का मैथमेटिक्स। अगर आप सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ लेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। लोन आपकी कन्वीनियंस के लिए है, मिस यूज़ के लिए नहीं है। तो बहुत सोच समझकर आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए लोन लेने की। तो ये तो रही आपकी क्वेरीज। अब बात कर लेते हैं क्वेरीज की। इनफैक्ट पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। हितेश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, सर मैं बचाव कक्ष से बोल रहा हूँ। हितेश पटेल मेरा नाम है। सर मुझे 15 साल के लिए 2 लाख रुपए निवेश करना है, तो मैं कौन से फंड में निवेश कर सकता हूँ या कौन से सही फंड रहेंगे मेरे? ओके, तो 15 इयर्स के लिए 2 लाख रुपए आपको डालने हैं। ये आपके पास लमसम पैसा है जो आप डालना चाहते हैं, करेक्ट? हाँ, मेरे पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें डालना चाहता हूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या राय रहेगी इनके लिए? मोहित, जैसे इन्होंने क्लियरली बताया कि इनका 15 इयर्स का होराइजन है लेकिन 2 लाख रुपए है, बताइए कैसे स्ट्रैटेजी बनाई ये इन्वेस्टमेंट की? जी दीपाली, तो देखिए हितेश जी, सबसे पहली बात तो कि आपकी समय अवधि बहुत अच्छी है। 15 साल का आपके पास में दायरा है और अगर आप ओके हैं कि बीच में आने वाले मार्केट के उतार चढ़ाव से आप घबराएंगे नहीं और आप उस टाइम पर कुछ पैनिक रिएक्शन करके अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करेंगे या छेड़खानी नहीं करेंगे, तो क्योंकि आपकी जो समय अवधि है वो 15 साल की है, मैं आपको बोल सकता हूं कि आप इसे लमसम यानी एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर हम जब भी शो पर बोलते हैं तो हम मोस्टली ये हिदायत देते हैं कि आप एसटीपी कर या स्टैगर कर निवेश करिए, पर क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं 15 साल तक की अवधि है आपके पास में, तो आप लमसम भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप वोलेटिलिटी को इग्नोर करना चाहते हैं तो इसे फिर आप 6 महीने साल भर में टुकड़ों में तोड़कर भी एसटीपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, हम आपके लिए एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, चारों ही तरह के फंड्स का एक शुमार करेंगे। 4 स्कीम बहुत हो गई। यहाँ पर आप लार्ज कैप में प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ 40% रकम अपनी डाल सकते हैं, एक अच्छा लार्ज कैप इंडेक्स फंड का चुनाव। उसके बाद आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी है जो कि लार्ज कैप हैवी है और साथ में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देती है। कुछ 30% के आसपास, 28% के आसपास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो यहां पर आप अपने 2 लाख की रकम में से 25% एलोकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। यहां पर ईडलवाइज मिड कैप फंड या प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में आप अपना एलोकेशन कर सकते हैं। मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 15% एलोकेशन किया जा सकता है। तो ये 15 साल के लिहाज से आपके लिए एक सूटेबल पोर्टफोलियो रहेगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं अब अगले कॉलर से, और इन्होंने ईमेल के थ्रू अपना सवाल हमें भेजा है। सचिन का सवाल है बेंगलुरु से। 15,000 रुपये महीने की इनकी एसआईपी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9 लाख रुपए और 10 साल में कितना कॉर्पस ये एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं इनके पास वो मैं बता दूं तो आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 5,000 पर
मंथ, एसबीआई ब्लू चिप में 3000 पर मंथ, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 3000 पर मंथ, 1000 पर मंथ है फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी, टाटा स्मॉल कैप में 1000 पर मंथ है और एक्सिस मिड कैप में 2000 रुपए महीना। इमरजेंसी फंड इनको तैयार करना है, उसके लिए भी जानना चाहते हैं कि कौन सा लिक्विड फंड ऑप्ट करें। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस, इनके गोल पर आपकी राय। जी सचिन जी, देखिए जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, अगर मैं 10 साल की समय अवधि लूं और 12% की वार्षिक दर लूं, तो आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो आपका मंथली 15,000 रुपए का एसआईपी है, ये कुल मिलाकर आपको करीब 63 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो बना देगा। तो ये तो हो गई आपके करंट पोर्टफोलियो और एसआईपी की बात। जहां तक आपके स्कीम्स का चुनाव है, देखिए आपने अपने पोर्टफोलियो में दो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का चुनाव किया है। मेरी राय ये रहेगी कि दो एक्टिव लार्ज कैप फंड की बजाय आप चाहें तो एक एक्टिव रखिए, एक पैसिव लार्ज कैप फंड रख लीजिए। यहां पर अपना किसी इंडेक्स फंड का शुमार कर लीजिए, निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दो स्कीम्स ऐसे हैं आपके पोर्टफोलियो में, यूटीआई फ्लेक्सी कैप एंड एक्सिस मिड कैप, जिनका की प्रदर्शन जो है वो पिछले काफी समय से अच्छा नहीं रहा है। दोनों स्कीम्स काफी अंडर परफॉर्म कर रही हैं अपने पीयर के कंपैरिजन में और बेंचमार्क के कंपैरिजन में भी। तो यहाँ पर देखिए, इनमें मेरी हिदायत ये रहेगी कि आप इनमें नया एसआईपी जा रहा है उसे बंद कर दीजिए, फंड को चाहे बना रहने दीजिए और अपने एसआईपी को आप डाइवर्ट करके एक ईडलवाइज मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं चाहे तो, और एसआईपी को यहां पर आप रोक सकते हैं। आपका जो लिक्विड फंड का सवाल है, देखिए लिक्विड फंड इमरजेंसी कॉर्पस के हिसाब से लिहाज से बहुत ही अच्छी चॉइस है। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है सचिन जी, आप चाहे किसी भी एएमसी का लिक्विड फंड ले लीजिए, बस देखिए कि कॉर्पस थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो एचडीएफसी लिक्विड फंड ले सकते हैं, प्रू आईसीआईसीआई लिक्विड फंड ले सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड ले सकते हैं, सभी काफी अच्छे हैं और ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है इमरजेंसी कॉर्पस को बिल्ड करने की लिक्विड फंड के जरिए। ओके तो लिक्विड फंड और इंडेक्स फंड की चॉइसेस आपको बताई गई हैं। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो जैसे क्लियरली बताया मोहित ने, कुछ फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस खराब है, उनको क्लियरली थोड़ा सा ट्रैक कीजिए आप उनकी परफॉर्मेंस को, उसके बाद आप कॉल लीजिए, दोबारा अपना क्वेश्चन भेजकर कुछ समय में आप फिर से एडवाइस ले सकते हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप की इन पर्टिकुलर बातचीत यहाँ हो रही है। कॉर्पस एक्यूमुलेशन की बात करेंगे तो 63 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे एटलीस्ट, ये एक्सपेक्टेशंस है। परीक्षित कुलकर्णी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। परीक्षित नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए सवाल लेंगे इनका, ये फोन लाइन पर नहीं है। 30,000 पर मंथ की एसआईपी है, हाल ही में शुरू की है शायद, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, 15 साल का होराइजन है। जानना चाहते हैं कि कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे 15 ईयर्स, प्लस ये जानना चाहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड्स में कितना सही होता है, और साथ ही डायरेक्ट फंड्स है इनके पास, तो डायरेक्ट से रेगुलर मोड में स्विच करना क्या सही रहेगा या फिर नहीं। ये इनके 3-4 क्वेश्चंस हैं। पोर्टफोलियो में क्विकली मेंशन कर दूं, कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो है। आदित्य बिरला फोकस्ड इक्विटी में 6,000 पर मंथ है, इसके बाद 4 फंड्स हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीसी प्रू मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, जहां पर 5,000 ईच डाल रहे हैं, और यूटीआई मिड कैप है 4,000 पर मंथ। बताइए इनके लिए सजेशंस। जी परीक्षित जी, देखिए जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है और आप की जो एसआईपी चल रही है करंट 30,000 रुपए प्रति माह की, वो आप 15 साल में अगर मैं 12% की दर को अज्यूम करूं तो कुछ 1.5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो आप एसआईपी के जरिए इकट्ठा कर लेंगे। आपने कुछ रकम ऑलरेडी जुटा ली है, कुछ 1.5 लाख के आसपास, वो रकम भी बढ़कर आपके लिए 8 लाख हो जाएगी। तो करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास आप अपनी रकम 15 साल में जुटा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि इससे आपके लक्ष्य पूरे होते हैं नहीं होते हैं, और उसके हिसाब से आप ट्वीक कर सकते हैं, और चाहे तो एसआईपी को हर साल बढ़ाते रहेंगे तो ये रकम तेजी से आपके लिए बढ़ेगी। देखिए जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, पोर्टफोलियो में एक प्योर प्ले लार्ज कैप फंड नहीं है, जो कि मैं आजकल अक्सर देखता आया हूं कि आजकल जो नए पोर्टफोलियोज बन रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वहां पर मिड और स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा एलोकेशन रहता है और लार्ज कैप कम देखने को मिलता है। बट मान के चलिए एक सिक्लिकल होता है, लार्ज कैप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगे, और ये ब्लू चिप कंपनियों में निवेश होना ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। तो आप जरूर एक पैसिव लार्ज कैप इंडेक्स फंड का चुनाव करिए, जैसा
जैसा कि हमने दूसरों को भी कहा है। आपके पास में मिड कैप में भी 2 फंड है, उसमें से यूटीआई मिड कैप का प्रदर्शन कुछ इतना खास नहीं रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपने एसआईपी को रोक सकते हैं और फंड को बने रहने दीजिए, इसे थोड़े टाइम ट्रैक करिए, बट अपनी एसआईपी को आप चाहें तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रोक सकते हैं। अब देखिए, आपके जो 2 सवाल है कि एसटीपी से इन्वेस्ट किया जाए या फिर लमसम से, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं होता है परीक्षित जी। अगर आपका दायरा बहुत लंबा है, समय अवधि बहुत लंबी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उतने समय में मार्केट आपको आज के स्तर से बहुत ऊपर ही मिलेगा। तो अगर आपको पूरा भरोसा है कि आप बीच में डरेंगे नहीं, वोलेटिलिटी से घबराएंगे नहीं, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एक मुश्त यानी लमसम भी डाल सकते हैं। बट अक्सर क्या होता है कि मार्केट एक सीधी लाइन में नहीं चलता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उसलिए एसटीपी इसलिए सुझाया जाता है ताकि जो थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो 6 महीने साल भर में, आप उसको एवरेज आउट कर लें और स्टैगर करके अपने इन्वेस्टमेंट को डालें, तो थोड़ा सा एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो आप एसटीपी अप्रोच ले सकते हैं, ये एक धीरे धीरे कर आपका निवेश जो है मार्केट में जाएगा। पर इस बीच अगर मार्केट ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली या तेजी आ गई, तो आपको वो इनिशियल तेजी जो है वो आप मिस कर जाएंगे। तो चॉइस हमेशा आपकी रहती है। अगर आप वोलेटिलिटी से नहीं घबराएंगे तो आप लमसम निवेश कर सकते हैं, और आपको चाहिए कि उतार चढ़ाव, आपको लग रहा है मार्केट का स्तर ऊपर है, उतार चढ़ाव से थोड़ा फर्क पड़ता है आपको, तो फिर आप एसटीपी अप्रोच ले सकते हैं मार्केट में निवेश करने के लिए। जो आपका आखिरी सवाल था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और बहुत सारे निवेशक आजकल ये सवाल पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट में निवेश करें या रेगुलर प्लान में निवेश करें। देखिए, इसमें कोई 2 राह नहीं है कि डायरेक्ट निवेश ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एक लंबी समय अवधि में ये आपको ज्यादा रिटर्न देगा, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपके रिटर्न ज्यादा आते हैं, और ओवरऑल कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं है कि डायरेक्ट प्लान ही बेहतर है। पर अगर आप डायरेक्ट प्लान करना चाहते हैं तो आप प्लीज ये भी देखिए कि क्या आप खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, क्या आपके पास में कोई वित्तीय सलाहकार है जो आपको हेल्प कर सकता है, क्या कोई फी ओनली प्लानर या सेबी रजिस्टर्ड आरआईए के साथ में आप जुड़े हुए हैं जो आपको हेल्प कर पाएगा। अगर ऐसा है तो बेझिझक होकर आप डायरेक्ट प्लान्स में जा सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी मदद भी मिल जाए और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छे से चलने लग जाए। तो ये निर्णय भी आप ही को लेना है कि आपके पोर्टफोलियो के लंबे अवधि के रिटर्न्स के लिए क्या ठीक रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो और आपकी क्वेरीज पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। मोहित हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ मोहित गैंग बने हुए हैं, मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। सुशील का माफ कीजिए सवाल है पुणे से, ईमेल के थ्रू। 60 इयर्स इनकी एज है, 8000 पर मंथ की इनकी एसआईपी है, और 10 इयर्स में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं। 5000 एडिशनल एसआईपी भी करना चाहते हैं। 8000 कहाँ डाले हुए हैं वो फंड्स मैं बता देती हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन 4 फंड्स में 1500 ईच। साथ ही आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1000 ईच। बताइए क्या सजेशन मोहित इनके पोर्टफोलियो पर। तो सुशील जी, देखिए, आपने प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो बना रखा है, 60 साल की उम्र आपने बताई। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने दूसरे निवेश कर रखे हैं, यानी आपका जो फिक्स्ड इनकम यानी जो सेफ पोर्टफोलियो है और जो आपके रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह से टेकन केयर ऑफ है। तो देखिए, जो आपकी 8000 रुपए की एसआईपी है, अगले 12% की दर को मैं अगर अज्यूम करूं, अगले 10 साल का मैं लक्ष्य रखूं, तो यहाँ पर आपका जो कॉर्पस है वो कुछ 18 साढ़े 18 लाख के आसपास इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप इस एसआईपी की रकम को बढ़ाकर 13,000 रुपए कर देते हैं, 5,000 रुपए से आप रकम को बढ़ाते हैं, और अगले 10 साल में आपका कॉर्पस कुछ 30 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये तो हुआ आपका लक्ष्य और उसका जो कॉर्पस बनता है। अब आपने सवाल पूछा है कि क्या स्टेप अप एसआईपी किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे फंड हाउसेस, बहुत सारी स्कीम्स में आपको स्टेप अप ऑप्शन देते हैं।
जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी वो अपने आप एक बढ़ी हुई दर से आपकी एसआईपी कटने लग जाएगी। पर काफी जगह ये देखा गया है कि बहुत सारे ब्रोकर्स या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये वाला ऑप्शन नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऑपरेशनली इसमें काफी दिक्कतें रहती हैं। तो इसमें ऐसे कुछ नॉवेल्टी फीचर नहीं है। इसे आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बस आप हर साल एक 10% का एस्केलेशन या 5% का एस्केलेशन लगा दीजिए। आप ही अपनी रकम को, जैसे आप खुद बोल रहे हैं अभी 8 से 13 करना चाहते हैं, वैसे ही आप 13 से 15, 15 से 20 अपने आप कर सकते हैं और हर साल अपनी रकम को बढ़ा सकते हैं। तो बस इतना ही फर्क है इसके अंदर में। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है Okay. काफी अच्छा है, अच्छी तरह से आपने इसको डाइवर्सिफाई कर रखा है। आपने जो रकम बढ़ाने की बात कही है उसका एलोकेशन भी बहुत सिंपल है, बिकॉज आपके सारे स्कीम्स ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है जो आप 5,000 रुपए की रकम बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी सारी स्कीम्स में 500 रुपए से रकम बढ़ा दीजिए। आपके पास उसके बाद में 2,000 रुपए बच जाएंगे। उस 2,000 रुपए की आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड के अंदर में एसआईपी कर लीजिए। तो आप एक प्योर प्ले पैसिव फंड का शुमार भी अपने पोर्टफोलियो में कर लेंगे। उसके अलावा आई थिंक आपका पोर्टफोलियो काफी दुरुस्त है और इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पैसिव लार्ज कैप को थोड़ा सा बढ़ाइए, एक्टिव लार्ज कैप आप चाहें तो कम कर सकते हैं, बट अदरवाइज राय यही है कि एसआईपी को आप बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो ये रही सुशील के पोर्टफोलियो पर। अब क्विकली पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स। बताइए मोहित, क्या चॉइसेस हैं आपकी? जी दीपाली जी, पिछली बार की तरह इस बार भी टॉप 4 रिकमेंडेशंस सिमिलर ही हैं। प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज कैप में पैसिव कैटेगरी का ये फंड। पैसिव का एक अलग ही बेनिफिट रहता है लार्ज कैप कैटेगरी में, जहां पर बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट नहीं कर पाते हैं एक्टिव फंड। मुझे लगता है सभी को अपने पोर्टफोलियो में एक पैसिव फंड जरूर रखना चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप हैवी फंड है और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है इसके अंदर में। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, ये मेरी दूसरी चॉइस है। ईडलवाइज मिड कैप फंड, मिड कैप कैटेगरी में एक अलग श्रेणी पे इस फंड का चुनाव किया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम प्ले भी आ जाता है और एयूएम भी जो है वो काफी अच्छा मैनेजेबल एयूएम है और प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। स्मॉल कैप में अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड, और अगर लमसम निवेश करना चाहते हैं तो प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप। चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, आपने नोट कर लिए होंगे। शुक्रिया मोहित शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और सभी क्वेरीज को आंसर किया आपने। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।